प्रीवियस लेक्चर में हम क्रूजन एक टर्म पढ़ चुके हैं। क्रूजन हमने कहा था जी स्लो एंड कंटिन्यूज ईटन अवे ऑफ अ मेटल बाय इट्स सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड क्रूजन। अच्छा, क्रूजन मेटल की सतह के खराब होने के अमल को कहते हैं। अगर मैं लोहे की बात करूं, अगर लोहे की सतह खराब होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है रस्टिंग। क्या हमारे पास है? रस्टिंग। अब इसकी डेफिनेशन यही है कि क्रूजन जनरल टर्म है और आयरन की क्रूजन को रस्टिंग कहते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ गया ना तो ये चैप्टर समझ लिया आपने। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं, कैसे ये रस्टिंग हो रही है, सही, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। इसमें से क्वेश्चंस भी पास पेपर में आ चुके हैं। पहले नंबर पे तो रस्टिंग की डेफिनेशन का फार्मूला पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास ये कहता है क्रूजन इज अ जनरल टर्म। जो क्रूजन है ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म, बट क्रूजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। क्रूजन ऑफ आयरन, आयरन की क्रूजन को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड, मतलब लोहे की सतह के खराब होने के अमल को हम नाम दे रहे होते हैं रस्टिंग का। भाई सेकंड नंबर में बात करूंगा कंडीशंस की। कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है रस्टिंग के लिए? भाई 2 कंडीशन का होना जरूरी है। कितनी कंडीशन का होना जरूरी है? और ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चे को पूरी टॉपिक पढ़ लेता है, रिएक्शन याद कर रहा है, उसको पता नहीं होता कि कंडीशन क्या चाहिए रस्टिंग के लिए। कौन सी चीज़ों होंगी तो जंग लगेगा, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो जंग नहीं लगेगा। भाई 2 चीज़ें, फॉलोइंग 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ये मुदरजा ज़ैल 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? पहले नंबर में ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। और सेकंड नंबर पे वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। देखो लोहे को जंग लगता है ना, ये आपको खुसूसन पता होगा। अगर लोहे के करीब करीब कहीं पानी है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? सही है। तो ऑक्सीजन गैस और पानी चाहिए। एक बात याद रखना, आप किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है और हवा हर जगह पे मौजूद है। हवा कहाँ मौजूद है? हर जगह पे। हाँ, किसी चीज़ को आप वाटर से बचा सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को वाटर से महफूज रखते हो तो उसको कभी जंग नहीं लगेगा। अगर लोहे को वाटर छूता है या इन टच आता है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मुझे आपके जितने भी आर्मी के हथियार हैं, टैंक हैं, मिसाइल है, वो रेगिस्तान में रखे जाते हैं, आबादी वाली जगह पे नहीं रखे जाते। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न देखो, बर्फीले इलाके भी तो हैं, वहाँ पर रख लें। रेगिस्तान में क्यों रखे जा रहे हैं सारे के सारे? भाई उसकी रीज़न ये होती है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता और जो आपके टैंक, मिसाइल, ये वो चीज़ें सारी की सारी बनी होती हैं लोहे की। और जब पानी ही नहीं है तो उनको जंग भी नहीं लगेगा। वो ना होगा हम ऐसी जगह पर रख लें जो जंग छिड़े, पता चले जी साढ़े मिसाइल में जंग लग गया है ना। सही है। तो जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो रेगिस्तान में रखने का बेसिकली लॉजिक ही यही है। पहले नंबर पर वहाँ पर करीब करीब कोई इंसान नहीं होता। अगर कोई थोड़ा बहुत किसी चीज़ का नुकसान यानी कि फायरिंग वगैरह हो भी जाए, सही है, तो कोई इसी चीज़ का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रेगिस्तान का वो ये है कि वहाँ पानी नहीं होता, हवा के अंदर भी नहीं होता, बात के अंदर बहुत कम मिकदार में होता है और साइडों पे भी नहीं होता, जिसकी वजह से किसी चीज़ को जंग नहीं लगता। अब पानी से किसी चीज़ को बचा सकते हो ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन हवा के अंदर 21% मौजूद है और दुनिया में हर एक कोने पे, हर एक जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है और उसकी मिकदार 21% ही है।
सही, तो ये दो चीज़ें चाहिए आपको जंग लगने का। अगर ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ना है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन रस्टिंग। क्या मतलब कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन रस्टिंग। रस्टिंग के दौरान कौन कौन से कीमियाई रिएक्शन हो रहे होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। अगर केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन रोस्टिंग देखी जाए तो बच्चे एक डायग्राम समझ लो, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएंगी। बच्चे ये मेरे पास ना एक लोहे का पीस है, ये क्या है, लोहे का पीस है, या सपोज करो को लोहे की चादर है या फिर कोई भी चीज़ है। तो कहता है जंग लगना हमेशा वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे कोई डेंट पड़ा हो, मतलब यहाँ पे कोई डेंट पड़ जाता है, इस तरह डेंट पड़ जाए, या यहाँ पे कोई दाग धब्बा लग जाए, यहाँ पे क्या लग जाए, दाग धब्बा, स्टेन वगैरह लग जाए। देखो आपके मोटरसाइकिल के जो रिम होते हैं, अगर आप उसको लगातार साफ करते रहते हो तो उसको जंग नहीं लगता, क्योंकि आप उसके ऊपर दाग धब्बा नहीं रहने दे रहे। अगर उसको दाग धब्बा लगे रहते हैं, मट्टी शट्टी चढ़ी रहती है, वो 2-3 महीनों के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है उसको। और याद रखिए जंग लगने वाला जो प्रोसीजर है ये बहुत स्पीडली नहीं है, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। ये ऐसा 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 होता रहता है और चीज़ को ऐसा जंग लग के वो एक वक्त आएगा सारी की सारी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कहते हैं जहाँ पे स्टेन या डेंट वगैरह, डेंट का मतलब कोई चिप वगैरह पड़ा हो, तो जिसको आम ज़माने कहते हैं डेंट, क्योंकि ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो पंजाबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो चिप भी है और उसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है। तो हमारे पास स्टेन या फिर डेंट वाली जगह एज अ कैथोडिक रीजन काम करेगी। कैथोडिक रीजन का मतलब क्या है, ये इतनी जगह कैथोडिक रीजन काम करेगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, सॉरी कैथोडिक कह रही है, एनोडिक रीजन के तौर पे काम करेगी। किसके तौर पे काम करेगी, एनोडिक रीजन। रीजन कहते हैं इलाके को, मतलब इतनी जगह हमारे पास किसके तौर पे काम कर रही होगी, एनोड के तौर पे। और आपको पता है एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आयरन का सैंपल याद रखिएगा, आयरन का सैंपल होता है Fe। बता यहाँ पे ना आयरन जब जंग वगैरह लगना स्टार्ट होता है ना, तो ये आयरन पता क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले और आयरन खुद कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, किसमें, Fe+2 में, और साथ में क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है। बच्चे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं ना, ये कहता है मेटल की सतह के ऊपर घूमना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बने और यहाँ पे चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एनोडिक रीजन का नाम दिया। यहाँ पे क्या हुई है, बेसिकली ऑक्सीडेशन। किस चीज की ऑक्सीडेशन हुई है, आयरन की हुई है। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सतह के ऊपर घूमना शुरू कर देते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार क्या आती है, ज्यादा होती है। ये स्पॉल करता है यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। बच्चे वो वाला इलाका जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है वो कहलाएगा हमारे पास कैथोडिक रीजन। अब इस कैथोडिक रीजन में क्या रिएक्शन हो रहा है, एक बात हमें कन्फर्म है, पीछे से पढ़ते आ रहा है, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। चलो लेट्स सी बच्चे, यहां पे बेसिकली ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में 4H+ आपस में मिलते हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये वाला देखो, यहां पे देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दैट्स व्हाट इज नोन एज reduction, and reduction is always take place at cathode, that's why this area is known as cathode। लो जी, यहाँ पे बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, मतलब रस्टिंग इज आ रिडॉक्स रिएक्शन। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। रस्टिंग इज आ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है एंड फॉलोइंग रिएक्शन
अक्कर, और ये मुदरजा झैल रिएक्शन हो रहे होते हैं इन रस्टिंग। अब बेसिकली हम बात करेंगे पहले कैथोडिक रीजन की, फिर एनोडिक रीजन की, फिर हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन की, और लास्ट में रस्ट किस तरह मानी जाती है उसकी बात करेंगे। उसके साथ हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी फिर उसकी बात करेंगे। पहले क्या है हमारे पास एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन, अब मुझे खुद बताएंगे कौन सा इलाका एनोडिक रीजन के तौर पे काम करेगा। वो इलाका जहां पे डेंट होगा या फिर स्टेन होगा। द प्लेस ऑफ स्टेन, दाग धब्बे वाली जगह, और डेंट वाली जगह इज एक्ट एज, ये काम कर रही होती है, एक्ट एज एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन। अब एनोडिक रीजन में होता क्या है, आयरन जो लोहा है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लोहे की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सतह के ऊपर घूमना शुरू हो जाता है। इन दिस रीजन, इस रीजन में आयरन लूज इलेक्ट्रॉन, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड फॉर्म, और बना देता है क्या चीज, Fe+2 आयन। These electron move on the surface of, ये इलेक्ट्रॉन सतह के ऊपर हरकत करना शुरू कर देते हैं ऑफ, these electron move on the surface of iron, आयरन की सतह के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, आयरन की सतह के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा अब ना एंड डैमेज, और एक बात वो सिंपल से आगे लिख लो, एंड डैमेज, और नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस को नुकसान पहुंचा देता है। बच्चे इस रिएक्शन को थोड़ा सा नॉमिनेट करके लिखिएगा। सही है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है कि 2Fe, हम यहाँ में बेसिकली 2Fe लेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 2Fe लेके ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 2Fe+2 में, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये यहाँ पे मैं 2-2 क्यों लिया बच्चे, इसकी रीज़न ये है कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जब लास्ट में ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे ना, वहाँ पे आपकी इक्वेशन इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लिए बगैर बैलेंस नहीं होगी। सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने किया है, वरना आप एक Fe लेके से +2 और 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। मतलब एक आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 आयरन ने कितने निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, 4। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा होती है एनोड पर, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनोडिक रीजन। अच्छा, एनोडिक रीजन के बाद हम बात करेंगे कैथोडिक रीजन की। किसकी, कैथोडिक रीजन। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पहुंचते हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ मिलके और H+ के आयन के साथ मिलके हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज्ड बाय, विच आर रिमूव्ड कह दो या रिलीज कर दो, रिमूव्ड बाय, वो इलेक्ट्रॉन जो निकाले होते हैं, किसने निकाले होते हैं, आयरन। आगे कॉमन लगा, रीच्ड, ये पहुंच जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन विच आर रिमूव्ड बाय आयरन रीच्ड एट दैट प्लेस, उस जगह पे, एट दैट प्लेस वेयर द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर, एंड फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर, और ये वाला मुदरजा झैल रिएक्शन हो रहा होता है। क्या रिएक्शन हो रहा होता है, ये वाला, इसमें हमारे पास 4 H+ मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में
और हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं 2H2O। अब देखो इधर मेरी बात सुना 1 मिनट। अब सवाल कर सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन तो आयरन ने लूज किए, वो यहाँ पे आ गए ये वाले, ठीक हो गया, आपकी बात समझ आती है। ऑक्सीजन हवा से आ गई, ठीक है बात समझ आ गई। ये 4H+ आयन कहाँ से है भाई? 4H+ आयन आ रहे होते हैं कार्बोनिक एसिड से। H+ आयन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड 2 चीजों के रिएक्शन की वजह से बनता है। देखो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, हवा के अंदर पानी भी मौजूद है नमी की फॉर्म में, सही है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बना देते हैं H2CO3। भैया कार्बोनिक एसिड है, जब ये कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होता है ना, आयोनाइज H2CO3, और शायद 8 क्लास में आपने एसिड बेसिस कुछ पढ़े हो, एसिड हमेशा H+ आयन पैदा करता है, सही है। तो यहाँ पे H+ आयन पैदा होगा और साथ में HCO3, ये वाला H+ आयन यहाँ से पैदा हुआ है कार्बोनिक एसिड से। और कार्बोनिक एसिड कैसे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के मिलने से या पानी के मिलने से। यही बात हम यहाँ पे लिखनी है, वेयर इन दिस रिएक्शन H+ आयन कम फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। हेयर H+ आयन come from carbonic acid. Carbonic acid is formed by carbonic acid is formed by कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है formed by the chemical reaction of रिएक्शन। किस चीज के केमिकल रिएक्शन की वजह बन रहा होता है? केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन, बच्चे ये रिएक्शन को ना थोड़ा सा नॉमिनेट करके बेशक मार्कर के साथ लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पेपर में भी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप उसको रिएक्शन को कम से कम नॉमिनेट करके लिखोगे। बेसिकली एग्जामिनर आपका रिएक्शन देखना चाहता है, और पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ रहा होता है, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन रस्टिंग। तो आप सारा लिखोगे स्टार्ट से, रस्टिंग की डेफिनेशन स्टार्ट से करोगे, यहां स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। चलो जी ये 2 बातें होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन, भाई ये वाला ओवरऑल रिएक्शन हो रहा होता है। द ओवरऑल रिएक्शन, the overall reaction is given below, बच्चे ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। बच्चे एरो लगाओ, एरो यहाँ पे ये इस तरह, ये मैंने एरो लगा दिया। देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इकट्ठा करके लिखना है। अब जो चीजें आपको कैंसिल होती है ना उनको कैंसिल कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे चीजें कैंसिल करने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली साइड पे जो चीजें सेम होती है उनको कैंसिल करना है, सही है। तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीजें आप इकट्ठी करके लिख दो। तो हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन होगा भाई 2Fe, जो एरो के इस साइड पे है वो इस साइड पे ही लिखोगे। देखो ये 2Fe क्या है, एरो के इस साइड पे, तो आप इसको इस साइड पे ही लिखोगे। और क्या इस साइड पे 4H प्लस साथ में क्या हमारे पास O2। ये कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं? 2Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। 2Fe प्लस 2 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ये वाला ओवरऑल रिएक्शन है। मतलब सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काटा है, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 4 इलेक्ट्रॉन उस साइड पे। मैं इलेक्ट्रॉन काट के एरो के इस साइड पे जो चीज़ें उसको इस साइड पे लिखा और एरो के इस साइड पे जो चीज़ें उसको इस साइड पे लिखा मैंने। मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिखा है। और लास्ट वाली हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ रस्ट क्या हमारे पास आएगी? आपके बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ
रस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस and by above reaction ऊपर वाला रिएक्शन होने के नतीजे हमारे पास रस्ट का फार्मूला होता है। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ Fe2O3.NH2O क्या आएगा Fe2O3.NH2O इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे फिर मैं एक रिएक्शन लिखूंगा बच्चे, ये रिएक्शन खुद ब खुद ही याद करना पड़ेगा। सही है। तो बच्चे यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, 2 आयरन प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस N+2 H2O, ये वाली चीज़ें मिल रही होती हैं। और मिलने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है बच्चे वो होता है Fe2O3.NH2O, ये रस्ट होता है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, रस्ट। और साथ में हमारे पास 4H+ आयन बन रहे होते हैं। साथ क्या बन रहा था हमारे पास 4H+ आयन बन रहे होते हैं। तो बच्चे ये सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे बच्चे ये n क्या होता है, n कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखो ये N+2 है ना, यहाँ पे जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, n की जगह पे 1। अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 रखते हो तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2। अगर यहाँ पे n की जगह पे 3 रखते हो तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा। बस जो n यहाँ पे रखोगे वही n आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। सही है। तो बच्चे कहता है जी ऐसा ऐसा रस्ट बनती रहती है, और रस्ट एक पाउडर फॉर्म में होती है, और एक वक्त आता है पूरे के पूरे वो आयरन की रॉड जो होगी वो रस्ट में तब्दील हो जाएगी। सही है। तो द वॉल पीस ऑफ आयरन इज converted into rust ग्रेजुअली, ऐसा ग्रेजुअली का मतलब होता है ऐसा। से बच्चे ये वाली चीज़ें आपने करनी हो, नीचे डायग्राम बेशक बुक के ऊपर से देखकर खुसूसन साफ सुथरी करके बना लीजिएगा। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हो रही होती हैं। भाई यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे +2 है, बस ये एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा। और आपकी बुक में ना ये बात याद रखिएगा 2+n लिखा हुआ है, 2+n कर लो या n+2 कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों का सेम है। आपकी बुक में 2+n लिखा हुआ है, यहाँ बेशक n+2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसका फ़र्क पड़ेगा, ये टोटली गलत हो जाएगा सिस्टम सारे का सारा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे +2 डालना है। सही। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, रस्टिंग ऑफ आयरन। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ये अल्लाह हाफिज़।